सब खत्म करते हैं इस टाइम, क्योंकि मैं बह जाऊंगा ना, क्योंकि मेरे जबान स्लिप हो रही है। हाँ, मैंने कहा ना जबान स्लिप हो रही है। इन लोगों के बारे में सोचते ही मेरे तन बदन में आग सी लग जाती है। मैं मिटाना चाहता हूँ मैं इनको। चलो, हालांकि आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों के कहीं ना कहीं फेवरेट होंगे बेटा, लेकिन ये लोग इस लायक नहीं है कि इनको देखा भी जाए, तो फेवरेट होना तो बहुत दूर की बात है। हम लोग कल क्या कर रहे थे, आप तो उस पर आ जाओ बेटा। मैंने एक होमवर्क दिया था शायद आप लोगों को। हरे कृष्णा बेटा। मुकेश, बेटा मुकेश बिल्कुल सही बोला। अब लेकिन बेटा, देखने वाली ऑडियंस कौन है? बच्चे हैं। मैंने कहा ना, बच्चों को ट्रैप कर लिया था, बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। आप लोगों को कहाँ इतनी नॉलेज है यार, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सही बात है। चलो आगे चलते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, थोड़ा बहुत उसका पोर्शन पेंडिंग था, और उसके ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट में क्या करके आना है। बैलेंस शीट शायद सब लोग कर लाए होंगे, और बैलेंस शीट कोई बहुत बड़ा टास्क था नहीं। बेटा पेज नंबर 6.27, 6.27, एग्जाम्पल नंबर 6। बेटा एग्जाम में ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का आया था, 16 नंबर का। आप ये मत मानो कि भाई 16 हो सकता है 12 का आ जाए, 16 का आ जाए। क्लियर है ना? हमें तो बस कॉन्सेप्ट समझना है बेटा, मार्क्स पर कभी भी नहीं जाना। अब सारे बच्चे बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे, क्योंकि 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट ऑब्वियस अच्छा होगा। वी लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग balances on 31st March 11. PPE 250, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 19 लाख, जबकि ये 20 लाख है। करंट असेट्स 2 करोड़, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस 12 लाख। बताओ हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या मिलेगा? बार बार बेटा लॉस दिखाई देगा, क्योंकि इसी की वजह से स्कीम अप्रूव की जाती है। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 ईच, अमाउंट रुपीज 2 करोड़, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच 1 करोड़, 5% डिवेंचर्स 100 ईच इतना, क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये कुछ बुक डेटा है। बैलेंस शीट अब की बार जो मैंने कहा था ना, बैलेंस शीट नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, इन्होंने वो चीज बनाई है। बैलेंस शीट नहीं दी थी इन्होंने एग्जाम में। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज सैंक्शन। बताओ ये स्कीम किससे सैंक्शन हुई? बाय द कोर्ट। मैंने आपको कहा था ये स्कीम कोर्ट में जाती है, कोर्ट की परमिशन से फिर सारी चीजें होती हैं। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज सैंक्शन बाय द कोर्ट एंड रिलेवेंट पार्टीज। नंबर 1, all the existing equity shares are reduced to 40, all the preference share reduced to 60. Number 3, the rate of interest on debenture increased 6%, the debenture holders surrender their existing debentures 100 each and exchange the same for fresh 70 every debenture held by them. Number 4, property plant and equipment written off 20%. Next, current assets are to be revalued 90 lakh, investment are to be bought their market price. One of the creditor of the company to whom the company owes amount rupees 40 lakh decided to forego 40% of his claim. The creditor is allotted with 60,000 shares, 40 each in full and final settlement. The taxation liability is to be settled 3 lakh. It is decided to write off the debit balance of P&L and pass journal entries and prepare बैलेंस शीट। आपको जनरल एंट्री बनानी है, और तो ये आपका कंप्लीट होगा क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही एक थॉट बना दिया था, मैंने पूरा 1 घंटे बैठकर। बेटा मैंने आपको बताया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में होगा क्या, हम किसके पास जाएंगे? बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक एक लाइबिलिटी होल्डर के पास जाएंगे, और वो क्या करेंगे? कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अब करें या नहीं करें कोई जरूरी नहीं है। जैसे कल के क्वेश्चन में किसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, अगर आपको याद हो तो? इक्विटी ने। ध्यान रखना, गए होंगे इक्विटी के पास लेकिन नहीं माने होंगे, ठीक है ना? तो कोई जरूरी नहीं है हर बार हर पार्टी मानी जाए। नेक्स्ट, अब आते हैं हम एक एक चीज को डील करते हैं। तो सबसे पहले तो बताओ हम किसके बारे में बात करेंगे? बेटा कितना बेनिफिट हुआ,
कैपिटल रिडक्शन में कितना पैसा आया, पहले तो हम सारे बेनिफिट्स को बुक करेंगे और उसके बाद रिटर्न ऑफ का काम करेंगे। मुझे ये बताओ, इन द बुक्स ऑफ, एक एंट्री मैं कर रहा हूं फिर आप लोग मेरे साथ करेंगे। इन द बुक्स ऑफ जो भी जर्नल एंट्रीज, अभी एक नहीं लिखेगा कोई, पहली एंट्री मैं कर रहा हूं। सबसे पहले बताओ मैं किसके पास गया, इक्विटी शेयर, ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर रिड्यूस 2 रुपीज, रिड्यूस 2 रुपीज 40 का मतलब क्या है, 60 से 100 से ये 40 हो गया, रिड्यूस 2 आ गया। अच्छा, रिड्यूस 2 और रिड्यूस बाई में फर्क नजर आता है, सबका क्लियर होगा डिफरेंस। तो देखो एक बोल क्या रहा है, मैं किसके पास गया, इक्विटी शेयर होल्डर के पास गया। देखो अगर फील आ गई तो बात बहुत सिंपल है, वरना फिर उलझे रहोगे। मैं इक्विटी शेयर होल्डर के पास गया तो मैंने बार बार कुछ वर्ड्स को यूज किया, बेटा कैलकुलेटर मत चला, सामने सुनता रहे, सुनने में ज्यादा फोकस किया करो, मैं देख कर लिख दिया करूंगा फिगर। मैं किसके पास गया, इक्विटी शेयर होल्डर के पास, ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स। बताओ मैंने बार बार कहा जिसके पास जाओ उसको उठा लाओ, तो मैं किसको उठा लाया, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने सारे शेयर मार्केट से ले लिए, मेरे शेयर होल्डर से मैंने कहा तुम सारे शेयर दे दो। बताओ कितने शेयर थे, 2 करोड़ कितने हो गए, तो बेटा 2 लाख शेयर थे एट द रेट ऑफ ₹100, तो ये हो गए आपके 2 करोड़। बोलो आ गया समझ में। इनका डिनोमिनेशन कितना था, 100 था। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया साहब आपने 100 रुपये 2 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन बताओ हमने ये 2 करोड़ रुपए कहीं इन्वेस्ट किया और हम फंस गए, अब आपको सपोर्ट करना है। इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अब सपोर्ट कैसे किया इन्होंने, बताओ, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा करो 100 की जगह क्या करो, आप ये मान लो कि आपके शेयर की वैल्यू 40 रुपये और 60 रुपये भूल जाओ भाई, कॉम्प्रोमाइज कर दो। बताओ ये इस बात के लिए मान गए, तो मैंने ये सारे शेयर लिए और बताओ क्या करके फेंक दिए, फाड़ कर फेंक दिए। और इन लोगों को, इन 2 लाख लोगों को बताओ क्या दिया, ₹2.40। आ गया समझ में। इक्विटी शेयर कैपिटल, बेटा मैंने इनको नए शेयर दे दिए, अकाउंट कितने, 2 लाख शेयर के 2 लाख शेयर ही पकड़ाए, लेकिन इनका डिनोमिनेशन 40 कर दिया, तो कितना हो गया ये, 80 लाख। बोलो आ गया समझ में। बेटा लिए 2 करोड़ थे, लेकिन रिक्वेस्ट की तो इनकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, 80 लाख। बताओ क्या कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई विदाउट एनी पेमेंट। पेमेंट मैंने 1 रुपए का नहीं किया, रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट पर लाइबिलिटी कम हो गई। तो बताओ ये फायदा कैपिटल रिडक्शन में 1 करोड़ 20 लाख का बेनिफिट मैं इमीडिएटली बुक कर लूंगा। बोलो बात समझ में आ गई। अब इन फ्यूचर बताओ मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर कितने हैं, 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹40 ईच। बोलो आ गया। जब भी आप डिनोमिनेशन चेंज करोगे तो बताओ उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले आप डिनोमिनेशन लिखोगे तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपने शेयर की वैल्यू को चेंज किया है। क्या सबको समझ में आ गया। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो पहली एंट्री समझ में आ गई, वाई एंटर करो फटाफट। अगर सबको पहली वाली बात समझ में आ गई, चलो सारे बच्चे नोट करो फटाफट। फर्स्ट, बेटा डिनोमिनेशन लिखना है। अगर ये 100 और 40 नहीं लिखा तो ध्यान रखना मार्क्स नहीं है फिर से एंट्री के, वो दे दें तो फिर उनकी इच्छा है वो।
लिख लिया सबने? चलो अब सेकंड वाली साथ में लिखेंगे हम लोग। सेकंड वाली एंट्री साथ में लिखेंगे। ऑल द प्रेफरेंशियर्स आर रिड्यूस टू 60 ईच। बताओ प्रेफरेंशियल कितने के? 100 रुपए वाले। क्या करें बताओ? उठा लो। तो चलो सेकंड एंट्री हम सारे प्रेफरेंशियल उठा लाते हैं। 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा उठा लाओ। नहीं कितने शेयर थे ये? 1,00,000 शेयर्स इंटू 100, तो ये हो गया 1 करोड़। और क्योंकि मैं इनका डिनोमिनेशन बदल रहा हूं तो बेटा ₹100। मैंने 1,00,000 शेयर्स लिए और ये फाड़कर फेंक दिए। और बताओ इनको क्या कर दिया? ₹60। 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मैंने ये एज इट इज शेयर इनको वापस पकड़ा दिए, केवल और केवल इसमें एक बदलाव किया। ये 1,00,000 शेयर्स 60 रुपये के हो गए, तो ये हो गए 60 लाख। मैडम मैंने इन्हें दिया कुछ नहीं और रिडक्शन करवा लिया लायबिलिटी का, तो मुझे बेनिफिट हो गया। और ये कहाँ चला जाएगा? टू कैपिटल रिडक्शन। ये कंपनी का फायदा हो गया। अमाउंट ₹40 लाख। समझ में आ गई कहानी? आप एग्जाम में चाहो तो बताओ क्या एग्जाम में क्या लिखने की जरूरत नहीं है आपको? समझ में आ रहा है? ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए लिखा है बेटा, इससे क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका। तो आप लिख दो तो कोई बुराई नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियरिटी आ जाती है तो आप इसको चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। बाकी लिख दो तो कोई बुराई है नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए चलता रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 में चलो आगे भागने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पॉइंट नंबर 3, द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इंक्रीज 6%। किसकी बात चल रही है बेटा? अब बात चल रही है डिबेंचर होल्डर की। डिबेंचर होल्डर बताओ क्या है? बोलो। नहीं, 5% डिबेंचर्स। 5% डिबेंचर्स। ये बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दी जाएगी 6%, 5 की जगह 6 कर दी जाएगी। द डिबेंचर होल्डर सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ये 100 रुपए वाले डिबेंचर क्या करोगे आप? इनसे ले लोगे एंड एक्सचेंज द सेम फॉर 70 फॉर एवरी डिबेंचर। एक डिबेंचर के बदले में एक डिबेंचर 70 रुपए का दे दिया जाएगा। चलो उठा लो, सारे बच्चे साथ में लिखो बेटा। 5% डिबेंचर्स उठा लाते हैं हम लोग। 5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये हो जाएंगे 80,000 डिबेंचर इंटू 100, तो ये हो गए 80 lakhs। डिनोमिनेशन बदल रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा। 100 टू 6% डिबेंचर्स 80 के सॉरी ₹70। 6% डिबेंचर्स 80,000 डिबेंचर्स के 80 रहेंगे और ये हो जाएगा 70, 56 लाख। 2 कैपिटल रिडक्शन 24 लाख। 24 लाख। चलें आगे। अब तो मुझे लगता है कंट्रोल आने लग गया। कुछ नहीं है भाई साहब, आराम से तसल्ली से करते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं गेन पर गेन क्रिएट किए जा रहा हूं। नेक्स्ट 4th पॉइंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिटर्न ऑफ 20%। बोलो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू। बेटा अभी नहीं करेंगे, ये गंदगी है। समझ में आया? अभी तो मेरा कंसंट्रेशन झाड़ू पर है। अरे लॉस वो थोड़ी है जो P&L है, लॉस वो भी तो है जो आपने असेट में छुपा रखा है। भाई हम लोग उस समय नहीं दिखाना चाहते इतना लॉस हमने, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ काम ही नहीं बन रहा, कंपनी लिक्विडेशन में जाने वाली है,
तो हमने एक बार कोर्ट से परमिशन मांगी कि हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करके देखना चाहते हैं, तो कोर्ट बोलता है भाई साहब फिर जहाँ जहाँ लॉस छुपा पड़ा है सब उठा लो, सब निकाल दो। तो फिर मैंने बताया सर मेरी असेट्स ओवर वैल्यूड है, तो यहाँ पर लॉस है, तो बेटा ये भी लॉस है, इनडायरेक्ट लॉस है। तो चलो ये तो गंदगी है, लास्ट में देखेंगे। करंट असेट्स आर टू बी रिवैल्यूड 90। भाई साहब करंट असेट्स कितने की दिखा रखी है बुक्स में, जबकि है कितने की, जबरदस्ती वो उसे 2 करोड़ का दिखाया हुआ है। तो बताओ उस करंट असेट्स की आड़ में इसने क्या छुपा दिया, 1 करोड़ 10 लाख का लॉस छुपा रखा है, जबकि वो ट्रू वैल्यू 90 रखती है। तो ये भी गंदगी है जो दिखाई दी। अब ये सारी चीजें ओपनली बता रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास, मैंने कहा ना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम का पर्पस क्या है, असेट्स ट्रूली लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करने लगे, तभी आपकी स्ट्रांग पोजीशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आपका बेटा आप 1 करोड़ के मकान में रहते हो और मान लो वो 1 करोड़ रुपए सारे आपने बताओ क्या करवा रखे, लोन ले रखा है, तो बताओ आपकी पोजीशन क्या है, अरे जीरो ही तो है। लेकिन ये बताओ पोजीशन खराब है क्या, आपकी एसेट्स ट्रूली आपकी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। कल को कोई इशू हो गया तो ठीक है हम रोड पर आ जाएंगे, वो इशू नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। भैया जो हमने 1 करोड़ रुपए के लोन लिए बेटा वो प्रोडक्टिव काम में लगाया, क्या मकान बनाया उससे, ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मान लो आपने 1 करोड़ लिया, यानी लायबिलिटी तो क्रिएट कर दी, और बताओ आपने लग्जरी गाड़ी खरीद ली, पेट्रोल डलवा डलवा के पैसे खत्म कर दिए, तो क्या वो गाड़ी 1 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रही है क्या? अरे गाड़ी तो डेप्रिशिएट होते होते आपकी 2-3 साल बाद कोई खरीदेगा ही नहीं उसे 50 लाख से ज़्यादा की। समझ में आ रहा है बात? तो इसका मतलब हमारी असेट्स किसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही, ट्रूली लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट, तो पोजीशन खराब है। आपकी मकान की वैल्यू बेटा डेप्रिशिएट नहीं होती, अप्रिशिएट होती है, यानी वो ट्रूली आपकी असेट्स को रिप्रेजेंट करती रहेगी, तो इसलिए आपकी पोजीशन कभी खराब होगी नहीं। इसीलिए बताओ लोग बाग क्या करते हैं, लोन लेकर प्रॉपर्टी बनाते हैं, क्योंकि बेटा वो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है भगवान न करे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट होकर लोन को पे करके कुछ जेब में आ जाएगा आपका, अगर आप इतनी हिम्मत रखते हो तो। इसीलिए इन्वेस्टमेंट गोल्ड या प्रॉपर्टी में लोग बाग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू मोस्टली अप्रिशिएट होती है, ठीक है, वो ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अगर आपने लोन लेकर भी खरीदा हुआ है तो ये बोल रहा है करंट असेट्स बर्बाद है, छोड़ो। इन्वेस्टमेंट आर टू बी बॉट डाउन मार्केट प्राइस, बोलो बेटा गंदगी, मैं इग्नोर कर दूंगा इसे। वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी टू होम कंपनी ओज 40 करोड़ 40 लाख। ये बताओ कंपनी के क्रेडिटर कितने हैं, 1 करोड़। क्या बेटा 1 करोड़ से बात चल रही है क्या? तो कि जब मैं उठाकर लेकर आऊंगा, मैंने कहा ना जिससे बात चल रही है उसे उठाकर लेकर आ जाओ बेटा। जब मैं उठाकर लेकर आऊंगा तो 1 करोड़ को उठाकर लेकर आऊंगा क्या? मेरी बात ही नहीं हो रही है 1 करोड़ से, वो बोल रहा है वन ऑफ द क्रेडिटर, नॉट क्रेडिटर। उसने यहां नहीं बोला कि ऑल द क्रेडिटर्स, वन ऑफ द क्रेडिटर जिसने कंपनी को 40 लाख रुपए दिए थे, डिसाइडेड टू फॉरगो 40% ऑफ हिज क्लेम। हमने उससे रिक्वेस्ट किया तो उस एक क्रेडिटर ने हमारी बात को एक्सेप्ट किया और उसने डिसाइड किया कि 40% मैं माफ कर दूंगा। द क्रेडिटर इज अलॉटेड विथ 60,000 शेयर एट द रेट ऑफ 40 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। लेकिन उसने बताओ एक रिक्वेस्ट करी क्या, कि मुझे इक्विटी शेयर्स दे दिए जाए। चलो ठीक है, तो बताओ किसको उठा लाऊं? उठा लाओ क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। लेकिन पूरे नहीं उठाने, उसने क्लियर कर दिया केवल आपकी डील 40 लाख से। सर बाकी का क्या हुआ? बेटा बाकी ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया होगा, तो आपको उनको एज इट इज रखना पड़ेगा, ठीक है। टू कैपिटल रिडक्शन, उन्होंने 40% माफ कर दिया, तो बेटा ये 16 लाख हो गए, 14% उन्होंने माफ कर दिया। टू कब माफ किया? बोलो बचा हुआ मेरा किस में सेटल करोगे? तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा उसने कहा आप 60,000 शेयर्स दोगे इनटू 40, बोलो 24 लाख, 24 लाख हो गया सेटलमेंट पूरा का पूरा 40 लाख का गया। ये 24 लाख के हमसे शेयर ले गए, यानी 40 लाख की लायबिलिटी के अगेंस्ट बताओ कौन सी लायबिलिटी आई? 24 लाख रुपए की लायबिलिटी आ गई, और 16 लाख विदाउट एनी पेमेंट कन्वर्जन ऑफ लायबिलिटी से सेटल हो गए, बस ये हमारा गेन हो गया। नेक्स्ट आगे गए,
द टैक्सेशन लाइबिलिटी इज टू बी सेटल अमाउंट रुपीज 3 लाख। आ रही है बात समझ में? ये बोला टैक्स लाइबिलिटी 3 लाख से सेटल हो गई। मुझे बताओ टैक्स लाइबिलिटी बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने की है? बोलो समझ में आ गया? दोबारा मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो नालायकों। बेटा ये बताओ टैक्स लाइबिलिटी, ये बोल रहा है द टैक्स लाइबिलिटी इज टू बी सेटल्ड एट रुपीज 3 लाख। टैक्स लाइबिलिटी बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने की है? बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट में टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। बोलो बात समझ? यार प्रोविजन और लाइबिलिटी में डिफरेंस नजर नहीं आता क्या? कैसे बोल देते हो आप लोग बिना सोचे समझे? बेटा 2 लाख रुपए वो प्रोविजन फॉर टैक्स है, वो लाइबिलिटी नहीं है। 3 लाख रुपए की लाइबिलिटी निकल कर आ गई। इसका मतलब वी आर गोइंग टू डील विद द, रुको रुको रुको, हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी से डील करने वाले हैं। अरे ये जो पूरा बॉक्स में जो डेटा दे रखा है ये कौन सा डेटा है? रिकॉर्डेड डेटा। ऊपर बोल रहा है लेजर बैलेंसेस दे रखे हैं, और ये लेजर बैलेंसेस कहां पड़े होंगे? बैलेंस शीट में, बुक्स ऑफ अकाउंट में होंगे ना। और अब ये आपको एक ऐसी लाइबिलिटी से डील करने के लिए बोल रहा है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रही। सर वो प्रोविजन तो ना बेटा, मेरी कंपनी को बताओ क्या लग रहा था? शायद मुझे फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा 2 लाख रुपए का, तो वो अब टैक्स लाइबिलिटी तो कंप्यूट हुई नहीं, तो बताओ उसने क्या किया? एक अमाउंट इकट्ठा करके पहले से ही रख दिया। तो बेटा एक लाइबिलिटी में और एक प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी में अंतर दिन रात का अंतर है। आ रहा है समझ में? आपकी एजुकेशन के लिए बताओ आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? पैसा जोड़ते हैं नहीं जोड़ते? भाई 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए जोड़ के रख लो, कोई हायर स्टडी करेगा तो काम आएंगे। तो वो तो काम तो फ्यूचर में आएंगे जब बच्चा पड़ेगा, अभी तो खाली उन्होंने जोड़ के रख रखा है बस। तो वही है, ये टैक्स तो फ्यूचर में बनेगा। तो कंपनी को आइडिया था कहीं ना कहीं उसे टैक्स देना पड़ेगा, तो कंपनी ने बताओ क्या किया? 2 लाख रुपए का एक प्रोविजन बना लिया, यानी एक गुल्लक में पैसा डाल के रख दिया, और उस गुल्लक का नाम क्या रख दिया? प्रोविजन फॉर टैक्स। आज जो कंपनी ने सोचा था वो सच हो गया। तो बताओ क्या निकल कर आ गई? टैक्स लाइबिलिटी कितनी? 3 लाख। क्या जो कंपनी ने सोचा था एग्जैक्टली वो हुआ क्या? नहीं हुआ। बोलो आ गया समझ में? तो मैंने 3 लाख रुपए की टैक्स लाइबिलिटी पे किया नहीं की, वो बोल रहा है सेटल कर दी 3 लाख की लाइबिलिटी। लेकिन बताओ मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में अरे लाइबिलिटी है ही नहीं। तो पहला काम, अरे लाइबिलिटी तो होनी ही चाहिए ना, सेटलमेंट तो बाद में होगा। मैं पहले लिख देता हूँ, आप बाद में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपने बात पकड़ी नहीं, आपको प्रोविजन वही नजर आ रहा है। तो रुक जाओ, एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो बताओ सबसे पहले बताओ मैं क्या करूंगा बेटा? इसका मतलब यहां पर एक बात और क्लियर हो गई। जब ये बोलेगा लाइबिलिटी को सेटल किया, तो 2 तरह की लाइबिलिटी नजर आएंगी। एक जो बुक्स ऑफ अकाउंट में होंगी, तो जो होती हैं, बताओ मैं बार बार क्या बोल रहा था? उठा लाओ उठा लाओ उठा लाओ। अब एक लाइबिलिटी ऐसी डील करवा रहा है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में है ही नहीं, तो मैं उठा के कहां से लाऊं? तो बताओ मुझे फिर क्या करनी पड़ेगी? वो क्रिएट करनी। तो 2 टैक्स लाइबिलिटी बाद में लिखना, पहले देख लो टैक्स लाइबिलिटी कितने की? 3 लाख की। बेटा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था, बताओ अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मुझे लॉस होगा या नहीं होगा? अरे लॉस बेटा, पी एंड एल तो भूल जाओ, पी एंड एल तो आएगा ही नहीं इसमें। समझ में आ गया? पी एंड एल तो मरा पड़ा है, उसको तो बस यहाँ घर से निकालना है हमें, उसके लिए काम चल रहा है। ये बताओ टैक्स लाइबिलिटी 3 लाख रुपए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, और अगर मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बताओ मुझे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड इन दिस केस? वेरी गुड, बोलो आ गया समझ? अरे फायदे को कम कर दो। आपका बस अब नफा और नुकसान केवल और केवल किसको हिट करेगा? कैपिटल रिडक्शन को हिट करेगा। बोलो आ गया समझ में? तो इन दिस केस बताइए कैपिटल अकाउंट शुड, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद द, बोलो आ गया? बेटा ध्यान रखना 3 लाख नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताओ क्या बना रखा है? प्रोविजन फॉर टैक्स बना रखा है। बोलो आ गया? अकाउंट डेबिट। बेटा मुझे पहले से ही पता था कि बताओ क्या आने वाली है? टैक्स लायबिलिटी। तो मैंने तो गुल्लक बना रखी है ना, आज गुल्लक फोड़कर बताओ क्या नहीं? गुल्लक फूट गई, और बताओ क्या उससे क्या क्रिएट कर लूंगा? टैक्स लायबिलिटी। बता दूंगा भाई इतना पैसा तो इसके लिए है मेरे पास, लेकिन कितना शॉर्ट पड़ रहा है? 1 लाख।
तो उस 1 लाख के लॉस को बताओ मैं किससे राइट ऑफ कर दूंगा? बोलो आ गई बात समझ? ये गंदगी नहीं है सर, कैपिटल रिडक्शन बीच में ही कैसे यूज कर लिया? बेटा ये गंदगी नहीं है, मैं गंदगी साफ नहीं कर रहा, बताओ क्या कर रहा हूं? एक लाइबिलिटी को सेटल कर रहा हूं, और लाइबिलिटी वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, तो उसको तो मुझे सेटल करना पड़ेगा। बोलो आ गया बात समझ में? नेक्स्ट अगली एंट्री, बेटा ये तो मैंने क्या किया है, लाइबिलिटी क्रिएट की है बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट अमाउंट ₹3 लाख टू बैंक की जगह बताओ मैं एक चीज लिखना चाहता हूं बेटो, और ब्रैकेट में बेटा बैंक लिखना चाहता हूं। इट इज मोर अप्रोप्रिएट, ये ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसने पता है सारी असेट्स को किस में डाला हुआ है, करंट। उसने प्रीपेड, कैश, बैंक, समझ में आ रहा है? तो फिर मैंने भी बता दिया भाई साहब ये पे तो किया होगा, और बताओ करंट असेट्स में से क्या कम हुआ होगा? बैंक बैलेंस ही कम हुआ होगा। तो मैंने कह रहा अगर आप ये भी लिखते हो तो कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमेशा बेटा डेटा को ऑब्जर्व करके चीजें लिखनी चाहिए। उसने सारी चीज किस में डाली हुई है? तो आप भी बता दो भाई करंट असेट्स का एक एलिमेंट बैंक अकाउंट कम हो गया इसमें। समझ में आया? रुको अभी लिखना नहीं है, नालायक रुक जा। चलो आगे। अगर मैं नेट एंट्री की बात करूं तो बताओ नेट एंट्री क्या हुई है? बेटा 3 लाख रुपए दिए आपने, 2 लाख रुपए आप पहले से रखकर बैठे थे, तो 2 तो वो दे दिए, और 1 लाख का नुकसान हो गया एक्सेस देने पर, तो कैपिटल रिडक्शन से राइट ऑफ कर दिया। चलो आगे। मुझे ये बताओ करंट असेट्स थी कितने की? मैं बेटा मुझे कहानियां मत सुनाया करो, एक ही अमाउंट होगा, 4 4 अमाउंट क्यों बोल देते हो आप लोग? आप लोग है ना जवाब देना भी तो सीखो। करंट असेट्स थी कितने की? आ गया समझ में? अरे 2 करोड़ की नहीं थी, पढ़ा चुका एक पॉइंट। असेट्स 90 लाख की थी, इस एंट्री के बाद बची कितने की? 87 की। बोलो बात समझ में आ गई? अरे वो 2 करोड़ तो एक हाइपोथेटिकल फिगर है, झूठा फिगर लिख कर बैठे वो बोल रहे 1,10,000 तो उसमें है ही नहीं, कुछ भी कचरा है वो, तो जबरदस्ती का हमने ओवर स्टेट कर रखा है, तभी तो राइट ऑफ कर दिया, ऊपर हमने किया था अभी। तो बेटा वो 90 लाख की थी ट्रू में, और इस एंट्री के बाद वो बची कितनी? 87 लाख की बच रही। क्या मेरी बात पूरी समझ में आ गई? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो जल्दी से, ये एंट्री समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ हमें 2 तरह की लाइबिलिटी से डील करना पड़ेगा, एक रिकॉर्डेड और एक अनरिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड को तो डायरेक्टली उठा लाना, अनरिकॉर्डेड को पहले क्रिएट करना। अगर प्रोविजन है तो प्रोविजन से, नहीं तो फिर कैपिटल रिडक्शन से, देन आफ्टर उसे सेटल कर देना। नोट करो जल्दी से। लिख लिया? अगला पॉइंट क्या है? इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेबिट बैलेंस। क्या बेटा इस लाइन की जरूरत थी क्या आपको? बेटा अगर बोल रहा है तो मोस्ट वेलकम, और नहीं बोल रहा तो मुझे ये लाइन चाहिए नहीं। मैं तो, मेरी पूरी स्कीम ही P&L पर बेस्ड है। हाँ मुझे किसके लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए? फिक्स असेट्स के लिए, करंट भाई वो जब तक नहीं बोलेगा तो मैं राइट ऑफ कैसे कर दूंगा? लेकिन P&L के लिए किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। तो बताओ मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आ गया। बोलो आ गया समझ में? जल्दी से बताओ क्या पता लगाओ फटाफट। कैपिटल रिडक्शन में कितना पैसा आया? कैलकुलेटर उठाओ, एक एक एंट्री देखो फटाफट। बेटा कुछ डेबिट क्रेडिट भी हुआ है, ध्यान रखना है। 1 करोड़, ठीक है ना? 1,99,00,000। बेटा वो डेबिट भी हुआ था एक जगह पर, वो माइनस कर देना।
तो जल्दी से बताओ, अब झाड़ू तैयार है तो चलो लगाते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,99,00,000 टू। अब आ जाओ जहां जहां गंदगी आप जंप लगाकर आए थे, तो आ जाओ पीपीई 20% राइट ऑफ करनी है, करो जल्दी से। कितनी हो गई? 50 लाख, 50 लाख पीपी। चलो आगे, टू करंट असेट्स, 1,10,00,000 टू इन्वेस्टमेंट 1,00,000, 1 लाख टू P&L 12 लाख। कुछ बच रहा है क्या? हाँ बेटा बच रहा है इसमें, तो देखो 26 लाख। बेटा बैलेंसिंग फिगर 26 लाख है, तो बताओ ये कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने बुक से देख कर लिखा है, ठीक है ना? आप तो लिख दो बस, मुद्दा समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन आप लोग बाद में करते रहिएगा। बेटा आप कॉन्सेप्ट पर पूरा फोकस बना के रखो, कैलकुलेशन पर फोकस कम कर दो। कैलकुलेशन घर पर बैठ के करने की चीज है। हाँ, बोलो बात क्लियर हो गई? बेटा मैं एक बात और बोल देता हूँ, काफी बच्चों के दिमाग में जो रहता है, सर ये बताओ अगर 199 से हम ज्यादा राइट ऑफ कर देते तो? बोलो समझ में आ गया? हाँ, अगर ज्यादा राइट ऑफ कर देते तो क्या होता? अभी तो हमने ये राइट ऑफ किया है, बैलेंसिंग फिगर क्या बच गया? 26 लाख। मान लो हम जरूरत से ज्यादा राइट ऑफ कर देते तो बेटा एक बात सुन लो, बेटा जरूरत से ज्यादा राइट ऑफ हो ही नहीं सकता। समझ में आया? अरे जितना जेब में आएगा उतना ही तो मैक्सिमम राइट ऑफ करोगे भैया, इसमें काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो लिक्विडेशन में चले जाओ। समझ में आ गया? तो कभी ये मत सोचना कि हम सर ये लॉस है, लॉस है 100 करोड़ के, तो और आपके पास कैपिटल रिडक्शन में पैसा आया 80 करोड़, तो फिर कैसे राइट ऑफ करेंगे? भाई साहब कितना राइट ऑफ होंगे? मैक्सिमम 80 करोड़ ही राइट ऑफ कर पाओगे, और वो आपको लगता है उस 20 करोड़ के लॉस के साथ सर्वाइव कर सकते हो तो कर लो, वरना लिक्विडेशन। बेटा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में अगर आपको अप्रोप्रिएट हेल्प मिल जाती है, सफिशिएंट हेल्प मिल जाती है, तो फिर आप सर्वाइव के लिए सोच सकते हो। मान लो आप इंटरेस्टेड पार्टी के पास गए, कोई सपोर्ट करने को तैयार ही नहीं है, तो फिर लिक्विडेशन के लिए अप्लाई कर दो। आपको मन माना सपोर्ट नहीं मिलता तो ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो साहब इतना है, जितना होगा उतना ही मैक्सिमम क्या कर पाओगे राइट ऑफ। जैसे कैश अकाउंट नहीं होता, मैं बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रहा, कैश अकाउंट जितना पैसा है उतना ही खर्च हो पाएगा, या तो बैलेंस जीरो होगा, कैश नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वही सिचुएशन यहां पर है। चलो एक बात आ गई समझ में, अब बताओ सेकेंड वर्किंग बेटा बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। बेटा अभी बैलेंस शीट बनाएंगे ना, आ जाएगा, टेंशन मत लो, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो डिस्कशन कर लेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी एंट्री तो समझ में आ गई ना, वो तो मैंने अपनी तरफ से बताया था, एंट्री आ गई समझ में। अभी कर बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में दिख जाएगा। सारे बच्चे बनाओ बैलेंस शीट। सेकंड, फर्स्ट हमारा जर्नल एंट्री का काम हो चुका है, सेकंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2011 and reduced तो ये आ गया आपका नोट्स टू अकाउंट एंड करंट ईयर फिगर्स। पर्टिकुलर्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स। बेटा मुझे लगता है अब तो याद हो गया थोड़ा बहुत फॉर्मेट, और कहा था मैंने ये याद करना है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, बस ये है कि बैलेंस शीट में मेरा कोई लेना देना है नहीं। नंबर 1,
शेयर कैपिटल नंबर 1। बैलेंस शीट के लिए सफिशिएंट मार्जिन छोड़ दो बेटा। बैलेंस शीट में इसमें काफ़ी आइटम आएंगे तो मुझे लगता है हाफ पेज से ज़्यादा, ठीक है ना, अब बाकी कम नहीं पड़ जाए। कितने आइटम है? पीपी, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स, तो ये 2-3 आइटम तो किसके हैं? असेट्स के हैं। पी एंड एल ये आएगा नहीं, कैपिटल, कैपिटल डिबेंचर, क्रेडिटर, और 2-3 आइटम, तो मुझे लगता है हाफ पेज से थोड़ा सा ज़्यादा में आ जाने चाहिए। बोलो आ गया समझ में? ज़्यादा आइटम है नहीं इसमें। हाँ, शेयर कैपिटल जल्दी से बोलो फटाफट। तो हाफ पेज से थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉप करने के बाद नोट्स टू अकाउंट पर आ जाओ। नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 शेयर कैपिटल। मैंने आपको पहले भी कहा था हम बेटा किसको बेस बनाएंगे? ओल्ड बैलेंस शीट। अब ओल्ड बैलेंस शीट नहीं है तो क्या कहूंगा मैं? ओल्ड डेटा। ओल्ड डेटा में जो चेंजेस किए हैं उनका इंपैक्ट लगा दो। अगर ओल्ड बैलेंस शीट, जैसे कल तो हमारे लिए बैलेंस शीट बनाना ही आसान था क्योंकि वो फॉर्मेट ही गिवन था, और मैंने आपको कहा था फॉर्मेट याद करके रखना, कभी कभी ये इस तरह से भी कर लेते हैं। चलो सबसे पहले बोलो क्या आएगा? ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बेटा मेंशन नहीं है, हटाओ। दूसरा इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। भाई साहब अगर बैलेंस शीट बनाने की प्रैक्टिस नहीं की, एडवांस का पेपर अच्छा नहीं होगा। एडवांस के हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट आती है। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो एक रटे रटाए फॉर्मेट को मैं बार बार बनवा रहा हूँ बेटा, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है एडवांस का पेपर अच्छा होने के लिए। हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट आती है। जल्दी से बोलो फटाफट, जल्दी फास्ट बेटा। आप ओल्ड डेटा में बताओ शेयर कितने थे? 2 लाख एट द रेट ऑफ ₹100। जल्दी से एंट्री, आपको विजिट करना पड़ेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मेरी एंट्रीज में बताओ, पहली एंट्री में मैंने 2 लाख को 40 कर दिया था, 2 लाख शेयर तो एज इट इज हैं। जल्दी बताओ आगे का इशू किए थे क्या? क्रेडिटर्स को। अब ये या तो याद रहना चाहिए वरना तेजी से एक बार एंट्री को विजिट करोगे। 2 लाख तो शुरू में थे और एक बार आपने क्रेडिटर को 60,000 शेयर इशू किए थे, तो 2,60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹40 ईच। बोलो 1 करोड़ 4 लाख, 1 करोड़ 4 लाख। एक काम और बेटा, ये जो 2,60,000 के शेयर हैं, इसमें से हमें क्या आरओसी के पास एक रिपोर्ट फाइल करनी होती है, कितने शेयर अदर देन कैश है। तो बताओ 60,000 शेयर इशूड अदर देन कैश, अदर देन कैश लिख लो सारे बच्चे, और नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इस लेवल पर इस बात के नंबर ना तो देते ना काटते, समझ में आ गया। लेकिन प्रैक्टिकली हमें ये रजिस्ट्रार को बताना होता है कि कंपनी ने जो शेयर कैपिटल इशू कर रखी है उसमें कितने के बदले कैश नहीं आया। इसकी एक रिटर्न अलग से फाइल करनी होती है, मुझे सेक्शन वेक्शन याद नहीं है वो कौन सी थी, पुराने की तो याद थी, अब नहीं करनी है। तो 60,000 शेयर्स आपको किसको दिया? आपने क्रेडिटर्स को दिए। तो यार ध्यान रखना वो कन्वर्जन तो हुआ लेकिन उसके बदले में कैश नहीं आया आपके पास। चलो नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं। बेटा प्रेफरेंस शेयर हमने इशू तो किए नहीं थे, उन्हीं का केवल डिनोमिनेशन चेंज किया था। तो बताओ 1 लाख के 1 लाख ही थे, 1 लाख 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹, बोलो कितना था? 60 ईच, तो ये हो गया आपका 60 लाख। हमने केवल और केवल प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट डिनोमिनेशन चेंज किया था और कुछ भी नहीं किया था, तो ये हो गया 1 करोड़ 64 लाख, 1 करोड़ 64 लाख, 1 करोड़ 64 लाख। आ गई कहानी समझ में? बेटा फुल स्पीड में लिखो, पीछे वाले बच्चे फिर भी तेज लिख रहे हैं, आप लोग आराम से लिख रहे हो बेटा स्पीड से। यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा, बैलेंस शीट फॉर्मेट बेस्ड है,
जल्दी से बोलो अगला पॉइंट। सेकंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया था भाई साहब, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं, या तो होगा ही नहीं या तो एक होगा केवल, वो भी कौन सा, कैपिटल रिजर्व। तो हमें केवल एक लाइन का नोट देना है, नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस, केवल एक लाइन का नोट, कैपिटल रिजर्व। बोलो कितना आ गया, 26 लैक्स, काम खत्म बस, 26 लैक्स। ये लो, ये भी हो गया। चलो आगे, अगला पॉइंट बोलो फटाफट। बी, बेटा क्वेश्चन सामने होना चाहिए, क्या नॉन करंट लायबिलिटी है क्या उसमें, कौन सी, डिबेंचर, ले दे के एक ही है उसमें, तो लिखो नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी नंबर 1, और इसका नोट नंबर 3, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स ये लो, नोट नंबर 3, ये आपका आ गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बेटा फिर वही, मैं आपको एक चीज बता चुका, इसमें क्या लिखोगे हमेशा, सिक्योर्ड, ये हमेशा सिक्योर्ड होते हैं बाय फ्लोटिंग चार्ज। मैंने आपको कहा था ओल्ड डेटा पकड़े रखो, ये चीजें दिमाग में चलनी चाहिए, आप ये नहीं सामने से देखकर लिखते रहो, दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए। ओल्ड डेटा 5% डिबेंचर्स और न्यू इम्पैक्ट, बेटा हमने उन्हें 6% में कन्वर्ट किया था और वैल्यू कम कर दी थी, तो बताओ कितने, 6%, 80,000, 80,000, 6% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 70, काम खत्म, 56 लाख, ये लो 56 लाख। बैलेंस शीट कोई बहुत बड़ी नहीं पूछेगा, लेकिन वही है कि आपको फॉर्मेट तो फिर भी याद करना पड़ेगा। अगला आइटम बोलो बैलेंस शीट का कोई है क्या, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में बताओ क्या है, बेटा ट्रेड पेबल्स नहीं लिखा हुआ उसने, क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, तो बताओ करंट लायबिलिटी, उसने क्रेडिटर लिखा हुआ है लेकिन हमें पता है, बताओ किस में आएगी ये, ट्रेड पेबल्स। तो नंबर 1 बोलो ट्रेड पेबल्स। क्या मैं इसका नोट लगाऊं क्या, 101%, हाँ। अगर ये वहां ट्रेड पेबल लिख देता तो फिर मैं नोट नहीं लगाता, क्योंकि इसका मुझे बेटा पता है क्या बता रखा है इसने, क्रेडिटर बीपी क्या क्या इन्वॉल्व है, तो बताओ क्या लगाओगे नोट, बुक लगा रही है नहीं लगा रही मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर क्रेडिटर लिखा है तो नोट लगा कर आना पड़ेगा। ट्रेड पेबल्स, तो बताओ ये क्या हो गया, क्रेडिटर्स कितने, बेटा 1 करोड़ थे, माइनस 40 लाख आपने सेटल करा दिए, तो बताओ कितने बचे ये, 60 लाख, काम खत्म। और अब आपकी लाइबिलिटी साइड डन, टोटल 3 करोड़ 6 लाख, ये लो भाई साहब लाइबिलिटी साइड डन। अरे सबको समझ में आई कहानी, बेटा होमवर्क क्या है, इसकी असेट साइड कंप्लीट, 2 आइटम लिख कर लेकर आना है। आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्चुअली इतना स्ट्रांग नहीं है ये चैप्टर, लेकिन बेटा कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये इतनी आसानी से होगा नहीं, लग रहा है आपको, कितना ऑब्जर्वेशन दिखाना पड़ेगा आपको। एक अगर ये क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे तो एंट्रियां बढ़ जाती है, तो ओल्ड डेटा एंट्री में विजिट करना, बच्चा उसी में बताओ क्या लगा देता है, बहुत ज्यादा समय खराब। इसीलिए मैं आपको पूरा पैटर्न सिखा रहा हूं कि स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती है, किस तरह से सोचा जा सकता है। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो सबका क्लियर, 101% सबको समझ में आ गई ना बात। बेटा बैलेंस शीट का खाली एसेट साइड होमवर्क है, कुछ नहीं है, बाकी तो हम प्रैक्टिस कर ही रहे। वेरी गुड, यहाँ क्लियर है सबका। चलो बच्चों, हरे कृष्णा, आज के लिए इतना, हरे कृष्णा।